गुड मॉर्निंग। ये थर्सडे मॉर्निंग है, नहीं थर्सडे नहीं, आज फ्राइडे है, शायद फ्राइडे। गुड मॉर्निंग। ये फ्राइडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं किसके लिए? लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th, नहीं क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये क्लास 11th के रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्लास 11th में क्या पढ़ाया था भाई साहब? तो क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में ना एनएलएम हमने स्टार्ट किया है। एनएलएम स्टार्ट किया है और एनएलएम में क्या किया था? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको सिखाया था। फ्री बॉडी डायग्राम, मुफ्त शरीर चित्र, ठीक है, ये बनाना आपको सिखाया था। अब इतना जान लीजिए, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता है, इसका मतलब आपको एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। आप एनएलएम के क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ जाए। बिल्कुल सही। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स फ्री बॉडी डायग्राम के बनाए थे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस दिखा देना, वही क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम होता है। अब आज क्या बात करेंगे सर? तो आज मैंने बोला था कि ये सब मैंने कब पढ़ाना स्टार्ट किया था? मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ तुमको अभी तक नहीं बताया। ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस है वो बस मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं आपको थर्ड लॉ अच्छे से समझा सकूं, ठीक है? क्योंकि देखो थर्ड लॉ का है ना, स्टेटमेंट वाइज अगर बोलोगे तो स्टेटमेंट सबको पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन छोटे छोटे जब वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो लोग वहां पे फैलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फैलने से अगर खुद को बचाना है तो क्या करना है? थर्ड लॉ का करेक्ट स्टेटमेंट जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। उसके लिए थोड़ा वेक्टर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए था। नहीं भी आता तब भी अपने अपने तरीका होता है एक्सप्लेन करने का लोगों का। मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर, वाइट बोर्ड, ओपन बोर्ड। हमें बात करना है न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ। स्टार्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है ना, मैं भी वही लिखूंगा। एवरी एक्शन has an equal every action has an equal and opposite every action has an equal and opposite reaction, ठीक है? जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है मैंने भी वही स्टेटमेंट लिखा, कुछ नया मैंने नहीं बताया। अच्छा, नया क्या हो जाएगा? तो दो बातें यहां पर हमेशा याद रखना। पहला बात है एक्शन रिएक्शन एक्ट्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है? जिस समय एक्शन फोर्स लगेगा उसी समय रिएक्शन फोर्स लगता है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे, ऐसा नहीं होता कि एक्शन फोर्स आज लगा और रिएक्शन फोर्स कल जाके लगेगा, ऐसा नहीं होता। एक्शन और रिएक्शन फोर्स साथ साथ लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस या पेयर्स, जो भी बोल दो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू different object। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो क्या करता है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करता है। अब ये क्या है ना, पहला स्टेटमेंट सबको पता है, सेकंड स्टेटमेंट भी बहुत लोगों को पता होता है, थर्ड स्टेटमेंट जिनको पता है उनको ही थर्ड लॉ अच्छे से आता है, ठीक है? अब इसको हम ये जो मैंने आपको बताया है इसको मैं डायग्राम से बना के आपको बताता हूँ कि क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हटा दे रहा हूँ, स्टेटमेंट तो आपको आता ही है। नहीं आता है तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। ऐसा मान लो कि क्या है, एक ऐसा सरफेस है, ठीक है? और ये सरफेस के ऊपर हमने क्या कर दिया? एक ऐसा बुक टेबल कुछ भी रख लो यहाँ पे, यहाँ पर एक ब्लॉक या बुक कुछ भी रखने वाले हैं। अब मैंने जानबूझ के दोनों के बीच में गैप बनाया है, ठीक है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सपोज ये जो ब्लॉक है इसका जो मास है वो है स्मॉल m का, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो मेरे को क्या करना है ना, ये जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं मतलब
जो भी फोर्सेस स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर एक्ट कर रहे हैं, अगर मैं बनाना स्टार्ट करूं तो सबसे पहला फोर्स जो हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे इसका वेट। सबसे पहला फोर्स हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया इसका वेट। अब ऑब्जेक्ट का वेट हो गया उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर ये ब्लॉक जो है, येलो वाला ब्लॉक जो है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में, येलो वाला ब्लॉक और सरफेस के साथ अगर कांटेक्ट है तो क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, एक रिएक्शन फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो कौन अप्लाई कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है स्मॉल एम पर, अप्लाई कर रहा है कौन, ग्राउंड। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर अगर देखा जाए तो दो फोर्सेस है, एक फोर्स, ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये जी या सरफेस है, ठीक है, टेबल का सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है। तो इसको ना, इसको सरफेस लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं फॉर द ब्लॉक, ब्लॉक में कोई मोशन हो रहा है क्या, नहीं। अगर ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई नेट फोर्स नहीं होगा। अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है सरफेस पर, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, सॉरी, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है मास एम पर बिकॉज ऑफ सरफेस, वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, mg के बराबर होना चाहिए। एकदम ध्यान से देखना मैं जो बोलूंगा, यहां पर अगर देखोगे तो नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स एक तो इक्वल ऑपोजिट आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आ रहे हैं, और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट भी आ रहे हैं क्या, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं होते तो क्या होता, ये ब्लॉक जो होता वो मूव कर रहा होता, हवा में उड़ रहा होता है, या जमीन को तोड़ के नीचे भाग रहा होता है, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पर और ये जो mg फोर्स है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी जस्ट ऑपोजिट है। अब क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, हाँ या ना। तो बोलोगे सर पहला कंडीशन तो मैच हो रहा है, इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस होने चाहिए, पहला कंडीशन मैच हो रहा है, ये फेल कैसे हो जाएगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगने चाहिए। यहां पर अगर देखोगे तो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो भी ब्लॉक पर लग रहा है, और ये जो वेट फोर्स है वो भी ब्लॉक पर लग रहा है। एक्शन फोर्स किसी अलग ऑब्जेक्ट पर होना है, रिएक्शन फोर्स किसी अलग ऑब्जेक्ट पर होना है। मतलब ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में होना चाहिए, इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो फिर एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है सर, आपने तो बोला था कि जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, तो होगा, बिल्कुल होगा। जैसे देखो, अगर हम ये ब्लॉक के बारे में बात करें तो हमने बोला कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो ब्लॉक को ऐसे ऊपर पुश कर रहा है, कितने फोर्स है, नॉर्मल ऑन मास m बिकॉज ऑफ सरफेस। अच्छा, अब ये मास को अगर अगर इस मास को सरफेस ऊपर पुश कर रहा है ना, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि ये जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक भी क्या करेगा, सरफेस को नीचे पुश करेगा। अब ये जब सरफेस को पुश करेगा तो हम लिखेंगे नॉर्मल ऑन सरफेस, नॉर्मल ऑन सरफेस बिकॉज ऑफ मास m। अब अगर आप देखो नॉर्मल ऑन m और नॉर्मल ऑन सरफेस, एक तो क्या हो गया, दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एक्ट कर रहे हैं क्या, और यही न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ अगर होगा तो ये बात याद रखना, न्यूटन का थर्ड लॉ में याद क्या रखेंगे कि अगर नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन फोर्स देखना है, अगर नॉर्मल फोर्स कोई एक्शन फोर्स है तो उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी नॉर्मल टाइप का ही होगा। ऐसा नहीं कि जो एक्शन फोर्स है वो कुछ अलग नेचर का हो रहा है, जो रिएक्शन फोर्स है वो कुछ अलग नेचर का होगा, ऐसा नहीं होता। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा एक नेचर के होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना नॉर्मल सरफेस ब्लॉक पर अप्लाई करेगा ऊपर के साइड में, उतना ही नॉर्मल ब्लॉक भी अप्लाई करेगा सरफेस के ऊपर। तो यहां पर ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, नॉर्मल ऑन m बिकॉज ऑफ सरफेस और नॉर्मल ऑन सरफेस बिकॉज ऑफ एम, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे
और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे ना तो आप ऐसा लिख देना, NMS इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ NSL, मतलब नॉर्मल ऑन मास बिकॉज ऑफ सरफेस इज माइनस ऑफ नॉर्मल ऑन सरफेस बिकॉज ऑफ m। अब माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों जो होंगे ना वो नेगेटिव वेक्टर्स होंगे, एक पॉजिटिव साइड में है दूसरा ऑपोजिट साइड में है, तो एक का ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, अब ये जो mg वाला फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रहा था, अब mg वाला फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रहा था, तो mg इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक था m मास को, इसको अर्थ अपनी तरफ अप्लाई कर खींच रहा है ना mg फोर्स है। अब ये जो ब्लॉक होगा ना, ये जो ब्लॉक होगा वो भी क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ये जो ब्लॉक है वो भी अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और न्यूटन के थर्ड लॉ से जितने फोर्स से ये स्मॉल m वाला ब्लॉक अर्थ की तरफ खिंच रहा होगा, उतने ही फोर्स से अर्थ भी स्मॉल m वाले ब्लॉक की तरफ जा रहा होगा। तो mg का जो रिएक्शन फोर्स है, mg अगर एक्शन है तो ये mg क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब देखो दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड रखना था, दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड रखा, और दोनों का डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट रखा गया। बात समझ में आ रहा है? तो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा एक जैसे नेचर ऑफ फोर्सेस होते हैं। अगर एक्शन फोर्स नॉर्मल का है तो रिएक्शन भी नॉर्मल का होगा, अगर एक्शन फोर्स वेट का है तो नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा, वेट का ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट यहां पर अगर देखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन कभी भी mg नहीं हो सकता। और एक और स्टेटमेंट क्या याद रख सकते हैं, जो एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि एक्शन और रिएक्शन पेयर एक्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, लेकिन वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब इसी को घुमा घुमा के ना वो आपसे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वो आपको बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ कैसे बनाएंगे वो देखो। वो बोलेंगे कि एक इस तरह का वॉल है, ठीक है, एक इस तरह का वॉल है, और ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल है, ये वॉल क्या है, फोम का बना हुआ है। फोम मतलब गद्दा, ठीक है। ये जो वॉल है ये फोम का बना हुआ है, और ऐसा बोलते हैं कि अभी क्या करते हैं ना, ये जो फोम है इस फोम पर ऐसे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लो एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, फोम पर ऐसे फोर्स अप्लाई किया। अब हमने देखा कि जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये जो फोम है ये फोम कंप्रेस हो जाता है क्या? बिल्कुल, हमने देखा है फोम, अगर तुम देखना घर में जो गद्दे वद्दे हैं, अगर उस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो जो फोम है वो प्रेस हो जाता है, मतलब जो फोम पहले ऐसा था वो फोम अभी ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन वो ये पूछते हैं ना कि इफ एक्शन रिएक्शन पेयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट, if action reaction pair are equal and opposite, then why does the foam compresses? ऐसा पूछेंगे आपसे। अब एक्चुअल में ना क्वेश्चन ही गलत है। हमें क्या लगता है, अरे भाई ये तो अजब हो गया, सही में अगर एक्शन रिएक्शन पेयर एक जैसा है तब ये फोम कैसे कंप्रेस हो रहा है। जैसे क्वेश्चन में अपने को डाउट क्या हो जाता है ना कि जितना फोर्स F एक्सटर्नल, जितना फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट फोम पर अप्लाई करेगा, ठीक है, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन फोम, ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा फोर्स ऑन फोम बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। मैग्नीट्यूड वाइज ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है और ये स्टेटमेंट है ये सही है। अब ये मूव क्यों कर गया फिर सर? तो अगर देखोगे तो ये जो फोर्स है ये फोर्स किस पे लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट पे। ये जो फोर्स है वो लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट पर, और ये जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है, फोम पर। मतलब इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक्सटर्नल एजेंट है और इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोम है। अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स अप्लाई किया वो किस पे लग रहा है, फोम पे लग रहा है। तो फोम पे जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट जो है, एक्सटर्नल एजेंट पे फोर्स किधर लगेगा, एक्सटर्नल एजेंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये मेरे पास हो गया फोर्स ऑन फोम
बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन एक्सटर्नल एजेंट बिकॉज ऑफ फोम। अब यहां पर अगर देखोगे ना, तो ये जो फोर्स था, ये फोर्स किस पे लग रहा है, तो फोम पर लग रहा है, और ये जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट पर। अब यहां पर क्या हुआ, फोम पर जो फोर्स था उसके कारण फोम कंप्रेस हो रहा है, और एक्सटर्नल एजेंट जब आपने उसको प्रेस किया ना, तो आपके हाथों में फील हुआ होगा कि कुछ फोर्स लग रहा है। जब आप बॉल को ऐसे प्रेस करते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि हाथ को कुछ फील ही नहीं होता है, हाथ को फील होता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप बॉल को ऐसे प्रेस करना, बॉल को प्रेस करना, अगर आप बॉल को बहुत जोर से प्रेस करते हो ना, तो आप पीछे की तरफ स्लिप करना स्टार्ट करोगे। देखना, अगर जो फ्लोर है, फ्लोर स्लिपरी है, फ्लोर जो है वो स्लिपरी है, और आप क्या करो, जो वॉल है, वॉल को ऐसे पुश करना स्टार्ट करो। जब आप वॉल को ज्यादा एफर्ट से पुश करना स्टार्ट करोगे ना, देखना कि आप भी क्या हो रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की कोशिश, टेंडेंसी हो रही होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपने जितना फोर्स वॉल पर लगाया, आपने जितना फोर्स वॉल पर लगाया, वॉल भी तो उतना ही फोर्स आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। यही तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब जो वॉल था वो नीचे से अच्छे से फिक्स्ड है, इसलिए जो वॉल है वो नहीं मूव कर रहा। लेकिन आपका जो फ्रिक्शन, अगर वो फ्रिक्शन जो फोर्स है, पानी डालने से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाने से आप क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ स्किड करना स्टार्ट कर दोगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो मोशन क्यों हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन ये भी तो देखना है कि फोर्स किस पे लग रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहा है फोम पर, और ये फोर्स फोम अप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट पर, तो ये जो फोम कंप्रेस हुआ, ये जो फोम कंप्रेस हुआ इस फोर्स के कारण हुआ है। इस फोर्स का तो कोई लेना ही देना नहीं है फोम से। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? तो एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल ऑपोजिट होते हैं, लेकिन सिस्टम क्यों मूव करता है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो उसको मूव कराता है। जैसे वॉल वाले एग्जांपल में, वॉल पे मैंने फोर्स अप्लाई किया ऐसे, लेकिन वॉल क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि वॉल जो था वो नीचे से अच्छे से फिक्स था। लेकिन अगर जो फ्लोर है वो स्लिपरी है, तो मैं पीछे स्लिप करना स्टार्ट कर जाऊंगा। मैं क्यों स्लिप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फ्रिक्शन था, जो मेरे को बांधे रखा था, वो बहुत कम हो गया, तो मैं पीछे स्लिप करना स्टार्ट कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही ना हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है। अब अगर हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है और कार्ट भी हॉर्स को उतना ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से पुल कर रहा है, तो फिर हॉर्स कार्ट सिस्टम आगे कैसे मूव करता है? तो क्वेश्चन ही फिर से गलत है। हॉर्स जो है वो कार्ट पर फोर्स नहीं लगाता। हॉर्स क्या करता है, आगे जाने के लिए ग्राउंड को पीछे धक्का देता है। हॉर्स आगे जाने के लिए ग्राउंड को पीछे धक्का देता है। ग्राउंड जो है, अब अगर ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स मिला, तो ग्राउंड क्या करता है, हॉर्स में आगे के साइड में फोर्स लगाता है। हॉर्स को अगर आगे के साइड में फोर्स मिला, तो हॉर्स जैसे ही आगे भागेगा, वो जो धागा है जिससे हॉर्स और कार्ट कनेक्टेड, उसमें टेंशन जनरेट होना स्टार्ट होता है। अब जैसे ये टेंशन धागे में जनरेट होना स्टार्ट होता है, तो जो धागे से कनेक्टेड कार्ट है वो भी क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। एक्चुअल में जो हॉर्स है, हॉर्स फोर्स किस पे अप्लाई कर रहा है, हॉर्स, अगर तुम देखोगे हॉर्स और कार्ट का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, बीच में स्ट्रिंग है, उसके थ्रू कांटेक्ट हो रहा है। तो हॉर्स ने फोर्स किस पे अप्लाई किया, तो हॉर्स जो है वो ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण से वो आगे भाग रहा है। हॉर्स आगे भागा तो जो धागा था उसमें एक्सटेंशन आने की टेंडेंसी हो गई। अब जैसी एक्सटेंशन आने की टेंडेंसी हो गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट होगा। अब वो जो टेंशन जनरेट हुआ है, वो टेंशन क्या कर रहा है, कार्ट को आगे की तरफ पुल करना स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरह से हॉर्स कार्ट सिस्टम क्या होता है, मूव करता है। तो जब भी ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर वाले क्वेश्चन हो, और वो आपसे बोले कि भाई अगर एक्शन रिएक्शन पेयर है तो इक्वल ऑपोजिट तो मोशन क्यों हो रहा है, तो तुम बताना कि एक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में हो रहा है, रिएक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो फोम कंप्रेस हुआ है वो एक्शन के कारण हुआ है। अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, दोनों में से कोई भी एक्शन हो सकता है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ ही हुए हैं, साइमल्टेनियसली अगर हो रहे हैं, तो क्या एक्शन क्या रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? तो ये मेरे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है। हमेशा समझेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा एक जैसे नेचर ऑफ फोर्सेस होते हैं। बात समझ में आया है क्या, हाँ या ना? अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना ब्लॉक वाला, ये जो ब्लॉक वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ये एकदम ध्यान से समझेंगे। ये जो mg फोर्स है, mg फोर्स ग्राउंड ने अप्लाई किया, ग्राउंड इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, mg फोर्स है। तो अगर ग्राउंड इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ना, वो भी क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से, mg फोर्स से। ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। फिर इसको नॉर्मल कहां से मिल रहा था, इसको नॉर्मल मिल रहा था सरफेस से, इसको नॉर्मल मिल रहा था सरफेस से। तो ब्लॉक को जितना नॉर्मल सरफेस से मिलेगा, ब्लॉक भी सरफेस को उतना ही नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है।
आई होप ये समझ में आया होगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट और इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व questions using Newton's second law। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तू तो साड़ी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ये ग्राउंड था या सरफेस है, फ्रिक्शन लेस, अभी कोई फ्रिक्शन कोई नहीं रखने वाले, और m का वैल्यू मान लो 10 kg का है। जो ब्लॉक है वो कितने का है, 10 kg का है। मैं इसी को समझाऊंगा और इसमें पॉइंट भी लिख दूंगा आपको करना क्या है। और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा देते हैं ऐसे, और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है, मान लो 37 डिग्री के एंगल पर है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, 10 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये सरफेस पे रखा है। सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन जैसे, कोई फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, और ये जो फोर्स हमने लगाया है ना, वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर है। बिल्कुल सही। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में, अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तब भी आपको क्या करना है, आपको सबके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं। तो सबसे पहला काम हमने कर दिया कि यहाँ पे अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो बना भी देते हैं। ठीक है, तो सपोज आई एम यूजिंग दिस 10 kg का ऑब्जेक्ट था। सबसे पहला फोर्स क्या दिखाएंगे, सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे इसका वेट। इसका वेट हमने दिखाया, इसका वेट कितना है, अगर 10 kg का ऑब्जेक्ट है, जी का वैल्यू मैं ऑलमोस्ट 10 रखूंगा, तो 10 और ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सरफेस है। अब सरफेस इस पे क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा। तो हमने एक दिखा दिया ऊपर की तरफ फोर्स, नॉर्मल फोर्स, बिल्कुल सही है। और क्या है, एक अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन का, इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, नहीं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। फिर आप नेक्स्ट में काम क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपको सॉल्व करना होगा फिर रिजॉल्व द फोर्सेस, रिजॉल्व द फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड। रिजॉल्व द फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 100 न्यूटन है, हम जनरली क्या करते हैं, जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि जिस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग मोशन हो सकता है उसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग मोशन हो सकता है, मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, और एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है उसको हम क्या कर लेंगे, वाई एक्सिस मान लेंगे। इस तरह से हम एक्सिस मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है, हमने क्या बोला कि हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस,
जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन होना है उसको मान लेंगे एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर को मान लेंगे वाई एक्सिस। अब ये जमीन को तोड़ता हुआ नीचे नहीं जा सकता, इसलिए मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही होने वाला है। और क्या क्या फोर्सेस थे, फोर्सेस और जो थे वो हम दिखा देते हैं। तो ऊपर के साइड में हमने बोला कि ऊपर में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और नीचे में लग रहा है वेट। तो ऊपर में बना देंगे नॉर्मल रिएक्शन, नीचे में दिखा देंगे वेट। ये नॉर्मल फोर्स ऊपर, ये वेट फोर्स नीचे। अब ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है यहाँ पर, ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है, इस 100 न्यूटन के फोर्स को अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों रिजॉल्व करना पड़ेगा? रिजॉल्व द फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब भी आप देखोगे, जैसे ये नॉर्मल और ये जो मेरे पास 100 न्यूटन का फोर्स है, ये लोग क्या है ना, एक्सेस के अलॉन्ग। तो फोर्सेस अगर एक्सेस के अलॉन्ग होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वेक्टर्स में भी मैंने आपको सिखाया था। लेकिन अगर फोर्सेस एक्सेस से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, इसको हम क्या करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इस 50 न्यूटन वाले फोर्स का, 50 न्यूटन वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ बनाएंगे, ये दिख नहीं रहा है। ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, इस 50 न्यूटन के फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और इस 50 न्यूटन के फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पर आएंगे ना, ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पर आएंगे, तो जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आ जाएगा कॉस कंपोनेंट। तो 50 का कॉस कंपोनेंट इधर दिखा दो, 50 cos 37, और इसी 50 का साइन कंपोनेंट ऊपर दिखा दो, मतलब जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पर हो जाएगा 50 sin 37। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। तो हमने क्या किया, हमने, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो हमने अगर बोला कि ये ब्लॉक था, सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी फोर्सेस तुम बना सकते हो, और जितने भी मतलब है कि तुमको सारे बनाने हैं। अगर तुम सारे फोर्सेस नहीं बनाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो जितने भी फोर्सेस हो सकते हैं हमें क्या करना है, उसका वो सारे फोर्सेस दिखा देना, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है जो भी ऑब्जेक्ट है। फिर अगर कोई फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है, अब रिजॉल्व करने की जरूरत कैसे आएगी, अगर एक्सेस के अलोंग कोई फोर्स है, अब एक्सेस का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना, जिस डायरेक्शन के अलोंग मोशन होता है जनरली उसको एक्स एक्सिस मानते हैं और उसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस मानते हैं, ऐसा मैंने प्रोजेक्टाइल में भी बताया था। रिजॉल्व द फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर एक्सेस से कोई फोर्स कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होगा तो आपको वहां पर उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रिजॉल्व करने की बात हमने बता दी। अच्छा, फिर क्या करना है, एक बार आपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, check for unbalanced force, check for unbalanced force present, check for unbalanced force present along the axis, check for unbalanced force present along the axis. फिर if any unbalanced force, if any unbalanced force is present, unbalanced force is present, then equate net force, then equate net force with product of mass and acceleration of the object. आपको क्या करना है ना, किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी प्रॉब्लम में ये स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। फिर सेकंड में काम क्या करना है, कोई भी फोर्स को अगर रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है तो उसको रिजॉल्व करके करना जरूरी है। फिर आप देखें कि किसी एक्सिस के अलावा कोई अनबैलेंस फोर्स आ रहा है क्या, और अगर अनबैलेंस फोर्स आ रहा है तो उस अनबैलेंस फोर्स को आप क्या कर देना, मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देना। इससे हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैंने देखो स्टार्टिंग का 2 स्टेप मैंने जो लिखा वो मैंने क्या कर दिया, वो मैंने कर भी दिया यहाँ पर। फिर अगर मैं अनबैलेंस फोर्स देखना स्टार्ट करूं, अब एकदम ध्यान से देखना आप क्या करेंगे, तो इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगर अनबैलेंस फोर्स देखा जाए, अगर अनबैलेंस फोर्स देखा जाए तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस अगर देखोगे तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या क्या फोर्स है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने को दिख रहा है mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने को दिख रहा है mg, मैंने 100 लिख दिया उसको।
और अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे को क्या क्या दिख रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो नॉर्मल फोर्स दिख रहा है प्लस 50 साइन 37 वाला जो कंपोनेंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से, अब एक बात की तो श्योर गारंटी है कि अगर ये ब्लॉक था, ब्लॉक है, अगर आप ब्लॉक पर फोर्स लगाओगे तो ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा? अच्छा, अब मन में डाउट आता है कि सर ये जो ब्लॉक है ये ऊपर भी तो जा सकता है, अगर ये ब्लॉक है ये ऊपर भी तो जा सकता है। अच्छा, अब जैसे ही ब्लॉक चल, मान लो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो कांटेक्ट छोड़ के ऊपर आ गया, मान लो ऐसा मान लिया जाए, तो जैसे ही कांटेक्ट छूट जाएगा तब नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? अगर कांटेक्ट छूट गया तो नॉर्मल जीरो है, मतलब नॉर्मल तो खत्म हो गया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में एक 50 साइन 37 है और नीचे के डायरेक्शन में 100 है। 50 साइन 37 का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, अगर ये ट्रायंगल बनाया जाए, यहां पर 37 है तो 37 के सामने 3, ये 4 और ये 5। साइन 37 का वैल्यू कितना है? साइन 37 3/5 है क्या? तो अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो 50 इंटू 3/5, ये और ये कैंसिल कर दो, तो अगर ये आप कैंसिल कर दोगे तो 30 न्यूटन का आ रहा है क्या? अब एकदम ध्यान से सोचो आप कि ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सिर्फ 30 न्यूटन का है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 100 न्यूटन का है। तो 30 न्यूटन का जो फोर्स जो ऊपर के साइड में है वो कभी काफी है क्या इस ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए? नहीं सर। इसका मतलब क्या है? ये जो ब्लॉक है, ये जो 50 साइन 37 का फोर्स है, ये इसको ऊपर नहीं उठा सकता। अब अगर इसको ऊपर उठा नहीं सकता, क्यों नहीं ऊपर उठा सकता? क्योंकि ऊपर उठाने के लिए नेट फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए था। अभी 100 का नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 30 ऊपर के साइड में था, तो वो 30 है वो इनफ नहीं था उसको उठाने के लिए। इसका मतलब कांटेक्ट रहेगा। अब अगर कांटेक्ट रहेगा तो नॉर्मल होगा ना? अगर कांटेक्ट है और ये इसको प्रेस कर रहा है सरफेस को तो नॉर्मल रहेगा, मतलब इस केस में नॉर्मल जीरो नहीं है। क्वेश्चन में नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। अब अलोंग वाई एक्सिस इक्विलिब्रियम तो होना है ना, ये तो सिर्फ 30 न्यूटन का है। अब इक्विलिब्रियम हो, अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये क्या होता? जमीन को तोड़ता हुआ नीचे चला जाता क्या, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होता तो? इसका मतलब अगर ये वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, अगर वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन जीरो है। तो वाई डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल प्लस 50 साइन 37 का जो सम है वो 100 के बराबर है। तो यहां से हम नॉर्मल का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो नॉर्मल हो जाएगा 100 माइनस 50 साइन 37। तो अगर मैं नॉर्मल का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये 100 माइनस 30, तो जो नॉर्मल होगा उसका वैल्यू 30 न्यूटन का आ गया क्या? जो नॉर्मल फोर्स है वो उसका वैल्यू कितना होता है? 70 न्यूटन का आ जाएगा। 100 माइनस 30, 70 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो पहले हमने क्या किया, वाई एक्सिस के अलोंग देखा, वाई एक्सिस के अलोंग कोई नेट फोर्स नहीं बन रहा था, इसलिए कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं था। तो ये थर्ड स्टेप यही था ना कि हमें चेक करना है कि कोई अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट है क्या। तो वाई एक्सिस के अलोंग मेरे को कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं मिला। अब अनबैलेंस फोर्स कैसे नहीं मिला? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स है और अपवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स है। तो जो भी एक्स्ट्रा फोर्स का रिक्वायरमेंट था बैलेंस करने के लिए वो नॉर्मल से मिल जाएगा क्या? अब ये जो नॉर्मल है ना, ये अपने वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। मजेदार बात क्या है, नॉर्मल जो अपने वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। जैसे तुम एक क्रिकेट का बॉल लो और इसे ड्रॉप कर दो, जाएगा जमीन पे टकरा के वापस आ जाएगा। एक नॉर्मल मिला, टकरा के वापस आ गया। तुम ऐसे हाथी उठाओ, हाथी को ऐसे जमीन पे पटक दो, हाथी भी टपक के वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये जो जमीन है वो कितना भी नॉर्मल दे सकता है क्या? ये जो जमीन है वो कितना भी नॉर्मल दे सकता है ना। वो एक बॉल को भी नॉर्मल दे पा रहा है, वो हाथी को भी नॉर्मल दे पा रहा है, खुद को ऐसे जमीन पे गिरा देंगे तब भी नॉर्मल देगा। मतलब जो सरफेस से नॉर्मल आता है वो एडजस्टेबल है ना, वो एडजस्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके इसका बहुत काम आता है। नॉर्मल का वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे मान लो अगर ये 50 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स नहीं होता ना तो नॉर्मल का वैल्यू 100 होता। मतलब ये ब्लॉक ऊपर क्यों नहीं भाग रहा था? क्योंकि नॉर्मल जो है वो वेट से बैलेंस हो रहा था। मान लो अगर ये 50 न्यूटन का जो अप्लाइड फोर्स है वो नहीं होता तो 50 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स नहीं होता तो ये कंपोनेंट भी नहीं होता, तो उस केस में नॉर्मल कितना हो जाता? 100 न्यूटन का। तो बहुत ही मजेदार बात है कि नॉर्मल जो सरफेस से मिलेगा वो अपना वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो नॉर्मल इस केस में कितना हो जाएगा? 70 न्यूटन। अच्छा, वाई डायरेक्शन में देख लिया कि वाई डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं होगा। अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं बात करूं, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बात करूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखो क्या है,
अपन अगर देखें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन से फोर्सेज हैं। अब देखो जब मैं वाई एक्सिस का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है ना, जब वाई एक्सिस का मोशन देखते थे तो एक्स के कोई पैरामीटर्स नहीं कंसिडर करते थे, तो जब एक्स एक्सिस का मोशन देखेंगे तो वाई का कोई पैरामीटर कंसिडर नहीं करना है। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर आप बात करोगे तो सिर्फ एक फोर्स है क्या, 50 cos 37 का, और कोई फोर्स है क्या काउंटर बैलेंस करने वाला, नहीं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरे को एक अनबैलेंस फोर्स दिख रहा है जो कितना है, एफ नेट का वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस मेरे को दिख रहा है जिसका वैल्यू कितना है 50 cos 37। अब अगर अनबैलेंस फोर्स है, अगर अनबैलेंस फोर्स है मतलब ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, न्यूटन का पहला लॉ। तो हम क्या बोल देंगे, ये जो 50 cos 37 है इसका वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, जो भी नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स हमेशा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। 50 cos 37 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos 37 होता है 4/5, वो ट्राइंगल देख लो आप, ये ट्राइंगल जो है वो 4/5। अब इसका वैल्यू जो है, ऑब्जेक्ट का मास कितना था, 10 kg का था, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। 0 से ये 0 कैंसिल कर लो, 5 से ये 5 कैंसिल कर लो, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के नाम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है क्या, हाँ या ना। अगर नेट फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर नेट फोर्स है तो जैसे ही नेट फोर्स मिल गया, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करो, सिंपलीफाई करने पर आंसर आ जाएगा। मान लो ये तो एक ब्लॉक था। अब क्या करते हैं ना, कहानी को थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, 2 ब्लॉक्स ले लेते हैं। कहानी को थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, 2 ब्लॉक्स ले लेते हैं। मेरे पड़ोस वाले ना एक से एक पुराने गाने सुनते हैं यार, एक से एक पुराने गाने, मतलब ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं ना, मेरे को लगता है कि कितना नया हो गया हूं मैं, इतने इतने पुराने गाने सुनते हैं यार। और ऐसा नहीं कि कम साउंड में सुन रहे हैं, एकदम पूरा मस्त वाले साउंड में सुनते हैं। कुछ बोल भी नहीं सकता यार, कैसे बोलूंगा, भगा देंगे मेरे को। इस पूरी कॉलोनी में अकेला बैचलर हूँ मैं, एक तो इतनी मुश्किल से मेरे को जगह मिली है, भगा देंगे यहीं से, बोलेंगे भाग यहाँ से। एक तो कॉलोनी में जगह दिया तेरे को, और तू हम पे ही क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये 10 kg है और ये 5 kg है। मान लो क्या किया गया है, एक फोर्स लगाया गया है ऐसे इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का, ऐसे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये पूछा क्या है, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स between the two blocks, between the two blocks, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फोर्स है, इसका वैल्यू हमें क्या करने को बोला गया है, फाइंड आउट करने को बोला गया है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से देखना है ये सब। हमारे पास है 50 न्यूटन का फोर्स, 10 kg और ये 5 kg। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज मुझे ये जरूर बताता है कि जब मैं 50 न्यूटन ये 10 kg वाले ब्लॉक को पुश करूंगा तो सिर्फ ये 10 kg वाला ब्लॉक आगे नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी ये अदृश्य हो गया और ये इससे आर पार चला जाएगा। 10 kg वाला ब्लॉक जब आगे जाएगा तो ये 5 kg वाला ब्लॉक भी उसके साथ मूव करेगा क्या। और एक बात की गारंटी होती है कि जितने एक्सेलरेशन से ये आगे मूव करेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये भी मूव करता है। बोले सर आपको कैसे पता, अगर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होता तो दोनों सेपरेट हो जाते ना, सेपरेट तो होते नहीं है। अब ये ऐसा नहीं कि ऐसे फोर्स झटका से लगा के छोड़ दिया है, फोर्स ऐसे आराम से ड्रैग कर रहे हैं, उसको आराम से लेके जा रहे हैं, फोर्स ड्रैग करते जा रहे हैं, ड्रैग करते जा रहे हैं। अब फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स है वो एक्चुअल में क्या है, नॉर्मल है क्या। ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है वो 5 kg वाले ब्लॉक को आगे प्रेस करेगा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन 5 kg वाले ब्लॉक में आगे की तरफ होगा, और 5 kg वाला जो ब्लॉक है वो इक्वल ऑपोजिट फोर्स नॉर्मल बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो 10 kg वाले ब्लॉक में जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब फिर से एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तुम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना,
उसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना, एक बार तुमको आइडिया हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो तुम बिना स्टेप बाय स्टेप के भी कर सकते हो, बहुत सारे स्टेप तुम स्किप कर सकते हो। जैसे अपन बात करते हैं 10 kg वाले ब्लॉक के लिए। मेरी कॉलनी भी एकदम अजीब है यार, एकदम खतरनाक कॉलनी एकदम। बच्चे हैं, उनका कभी खेलना बंद ही नहीं होता है, बड़े हैं वो या तो सुनते हैं या तो सुनाते रहते हैं गाने। ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब 10 kg का ब्लॉक में पहले तो जो जो फोर्सेस हम बना सकते हैं वो बनाते हैं, तो एक एक करके सारे फोर्सेस दिखाते हैं। 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था 10 kg के ब्लॉक पर, तो मैंने बना दिया। सबसे पहला फोर्स 50 न्यूटन का फोर्स। फिर और क्या है, ये 5 kg का जो ब्लॉक है वो उसको धक्का दे रहा है क्या उल्टी साइड में, तो यहां पर आ रहा है एक नॉर्मल फोर्स N। फिर और क्या है, अगर ये 10 kg का वेट है तो धरती तो बोलेगी ना आजा भाई आजा आजा आजा, तो धरती इसको नीचे खींच रही है कितने फोर्स से, 100 न्यूटन के फोर्स से धरती इसको नीचे खींच रही है। और क्या है, ये जो सरफेस है, सरफेस से नॉर्मल आएगा क्या ऊपर, तो नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड आ गया ऊपर। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, नहीं सर, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं। अब अगर आप अलोंग वाई एक्सिस देखोगे, अलोंग वाई एक्सिस, आप अगर अलोंग वाई एक्सिस देखोगे तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं होना भाई साहब। ऐसा नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है फोर्स, अगर आप ऐसे साइड से ब्लॉक्स में फोर्स लगा तो उड़ने लगता है, ऐसा नहीं होता वो। तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब वाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाए। मतलब वाई एक्सिस के अलावा हम एक चीज तो कंफर्म बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल जो ग्राउंड से आ रहा है उसका वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर है। ऐसा 100 न्यूटन के बराबर अगर वो होगा तभी क्या होगा, ये न्यूटन लिख देते हैं, न्यू लिख देते हैं, न्यूटन। 100 न्यूटन के बराबर अगर नहीं होता, अगर नॉर्मल ग्राउंड से जो आता वो अगर 100 न्यूटन से बराबर नहीं होता, मान लो इसका वैल्यू 100 से कम होता, तो वाई डायरेक्शन में एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता, तो जमीन को तोड़ते हुए नीचे जा रहा होता क्या, ऐसा जा नहीं रहा है। अगर नहीं जा रहा है मतलब वाई डायरेक्शन के फोर्सेस क्या हो रहेंगे, बैलेंस करोगे। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस देखिए, अगर अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात किया जाए तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे तो 50 न्यूटन का फोर्स इसको लेफ्ट से मिल रहा है और राइट के साइड से एक एन फोर्स मिल रहा है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो एन का वैल्यू, ये जो नॉर्मल है वो 50 न्यूटन के बराबर हो जाए। हो सकता था भाई, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन ये जो सिस्टम है, तुम अगर एक दो ब्लॉक का सिस्टम लोगे और कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, फ्रिक्शन लेस, और तुम जब साइड से फोर्स लगाते हो ना तो ये ब्लॉक चलता है, ये जो पूरा पूरा सिस्टम होता है वो चलेगा, ठीक है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है ना वो इस नॉर्मल वाले फोर्स से तो ज्यादा ही। तो अगर मैं 10 केजी वाले ब्लॉक के लिए बात करूं तो देखो 10 केजी वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे 50 न्यूटन। अब एक बात याद रख लेना, एनएलएम वाले चैप्टर में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ना उसको मानेंगे पॉजिटिव। एनएलएम वाले चैप्टर में हमेशा क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन होगा उसको मानेंगे पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं होता उसको मानते हैं नेगेटिव। या मतलब जिस डायरेक्शन के अलोंग उसके एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना और उसके ऑपोजिट वाले डायरेक्शन को मान लेना नेगेटिव। तो 50 न्यूटन का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अलोंग ही है, पार्टिकल ऐसे भागने वाला है। तो 50 न्यूटन का फोर्स एक्सेलरेशन के अलोंग है तो उसको मैंने प्लस रखा। या ऐसा भी समझ लो कि 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो उसको आगे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है जो 5 केजी वाले ब्लॉक से आएगा वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो नेट फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, 50 माइनस एन। ये एन जो है वो नॉर्मल है, 50 माइनस एन, मैंने नेट फोर्स क्या लिखा, 50 माइनस एन। अब जो भी नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स को न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने पढ़ा है कि फोर्स इक्वल्स टू अम्मा, फोर्स इक्वल्स टू अम्मा, अभी हमने पढ़ा था ये, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो 50 माइनस नॉर्मल ऐसा लिख सकते हैं क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन इज 50 माइनस नॉर्मल। अब ऑब्जेक्ट का मास पता है सर कितना मास है, तो उसका जो मास है वो है 10, तो 10 इंटू ए इज 50 माइनस नॉर्मल। अब तुम बोलो तो ये इक्वेशन जो आया है ये सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, एक इक्वेशन दो वेरिएबल,
एक्सेलरेशन भी अभी तक अपने को नहीं पता, और जो नॉर्मल फाइंड आउट करना है वो भी नहीं पता। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल अगर होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तभी सॉल्व कर पाएंगे, मतलब एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एक और इक्वेशन कहां से बनाएंगे? तो एक और इक्वेशन बनाएंगे 5 kg वाले ब्लॉक से। एक और इक्वेशन हम बनाएंगे किससे? 5 kg वाले ब्लॉक से। अब देखते हैं 5 kg वाले ब्लॉक में क्या क्या फोर्स है। 5 kg वाले ब्लॉक ने अपने अंदर क्या क्या छुपा के रखा है, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बना देते हैं डब्बा ऑफ 5 kg। दिस डब्बा इज ऑफ 5 kg एंड दिस डब्बा इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। एकदम गम वाला गाना सुन रहे हैं यार, एकदम गम वाला, मतलब तुम रो दोगे, इतना गम वाला गाना सुन रहे हैं। मेरे को तो नहीं, लिरिक्स नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर तुम सुनोगे तो रो दोगे, इतना गम वाला गाना सुन रहे हैं। ये 5 kg का ब्लॉक है। अब इसमें फिर से एज यूजुअल सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम नहीं तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब इस 5 kg वाले ब्लॉक का सबसे पहला फोर्स दिखा दिया, इसका वेट 50 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सरफेस है तो सरफेस से आ जाएगा, इसको मिलेगा ऊपर नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। अच्छा, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है और ये जो ग्राउंड वाला नॉर्मल, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो ये Ng फॉर 10 था, ये Ng फॉर 5 है, अलग अलग मासेस का अलग अलग नॉर्मल आएगा। और क्या है, इसको अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में एक फोर्स इस तरफ से मिल रहा था, N नॉर्मल, ब्लॉक ने इसको प्रेस किया था तो एक नॉर्मल जनरेट हो रहा था, ठीक है। जब भी दो सरफेसेस का कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स आएगा, और अगर प्रेस करने की टेंडेंसी है तो। अब अगर ये 5 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखें, फॉर 5 kg ब्लॉक, फॉर 5 kg ब्लॉक, जो 5 kg का ब्लॉक है अगर मैं उसके लिए बात करूं तो 5 kg के ब्लॉक में अगर देखोगे तो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो है, ग्राउंड से जो नॉर्मल आ रहा है फॉर 5 kg ब्लॉक, वो 50 न्यूटन के इक्वल होगा। बिल्कुल सर जी, क्यों इक्वल है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है। एक इक्वेशन तो ये बना दिया। अलोंग एक्स एक्सिस अगर बात किया जाए, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स है? सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स है, यही तो अनबैलेंस फोर्स है ना। तो नॉर्मल को लिख देते हैं मास ऑफ 5 kg ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। अब मजेदार बात क्या है, जितना एक्सेलरेशन इसमें हो रहा था उतना ही एक्सेलरेशन इसमें हो रहा है क्या? ये मान लो ये इक्वेशन 2। अब मेरे को क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया है, मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों के बीच का नॉर्मल। तो अगर इन दोनों के बीच का नॉर्मल पूछा गया है तो मैं क्या करता हूं ना, मैं सीधा सीधा यहाँ पर a, ये जो a का वैल्यू है, a को वी कैन राइट एज n/5, a को वी कैन राइट एज n/5। अब a का जो वैल्यू आया ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। a का जो वैल्यू आया अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 10 तो पहले से था, इंटू n/5 इक्वल्स टू 50 माइनस ये नॉर्मल, यही तो n चल रहा था ना। ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया। तो यहां पर माइनस n वाले टर्म को अगर मैं उधर भेजू ना तो ऐसा कुछ आएगा, 3 टाइम्स ऑफ n इज 50 न्यूटन, सब न्यूटन में चल रहा है। 3 टाइम्स ऑफ n अगर 50 के इक्वल आ गया, इसका मतलब नॉर्मल जो है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है वो 50/3 का है क्या? तो भाई आंसर तो मिल गया आपने को। आप ये स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 50/3 न्यूटन। 50/3 न्यूटन आ गया नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। बिल्कुल सही है सर जी, बिल्कुल सही था। अच्छा, अब एक बार अगर नॉर्मल का वैल्यू मिल गया तो मैं एक्सेलरेशन भी तो ढूंढ सकता हूं ना। मान लो इस वाली इक्वेशन को यूज करो, सेकंड वाली इक्वेशन को, नॉर्मल जो है वो 5 टाइम्स ऑफ a है। अब नॉर्मल का वैल्यू कितना निकाला हमने? नॉर्मल का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 50/3। तो 50/3 जो है वो 5 इंटू ए के इक्वल है। इसका मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में लिया था तो वैल्यू भी ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में ही आएंगे। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया और ये नॉर्मल का वैल्यू मिल गया, आ गया क्या आंसर? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तरीका नंबर 1 है क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
ये क्या है, तरीका नंबर 1 है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और तरीका भी है, उससे भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप ये तरीका नंबर 1 अच्छे से समझ लो, हम एक और तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ तरीका नंबर 2। तो ये सारी चीजें मैं इरेज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, स्पेस की बहुत कमी है। और जब तक अपने को ना मन के हिसाब का स्पेस नहीं मिलता ना, तब तक लाइफ बहुत बेकार हो जाती है। तुम भी जानते हो, ये मैंने पहले भी बोला है, हर किसी को लाइफ में स्पेस चाहिए, आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। स्पेस नहीं मिलेगा तो लिख ही नहीं पाएंगे। तरीका नंबर 2, अब तुमको जो तरीका अच्छा लगे ना वो तुम कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग में ना आप तरीका 1 फॉलो करने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में तरीका 1 फॉलो करना वो ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर क्या है ना, ये जो 10 केजी का ब्लॉक है और ये जो 5 केजी का ब्लॉक है, जब फोर्स लगाया गया तो दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है क्या? जब फोर्स लगाया गया तब दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है क्या? बिल्कुल सर। एक बात याद रख लेना, उन सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका एक्सेलरेशन एक जैसा है उन्हें एक सिस्टम माना जा सकता है। जो भी मैं लिखता हूं ना ये निहायती इंपॉर्टेंट होता है। एक तो मैं बहुत कम लिखता हूं और जो मैं लिखता हूं ना वो एकदम खतरनाक लेवल का इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या बोला कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका एक्सेलरेशन एक जैसा है उन्हें एक सिस्टम माना जा सकता है। जैसे यहां पर अगर देखोगे, कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ, तो तरीका नंबर 2 देखते हैं। अब तरीका नंबर 2 में क्या करना है कि सिंस दोनों 10 केजी और 5 केजी दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन एक जैसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। अब जब दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे ना, तो हम क्या करने वाले, इन दोनों को क्या करने वाले, एक सिस्टम मानने वाले, एक जैसा मानने वाले। सिस्टम क्यों मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है, एक जैसा है। अब जैसे ही आप सिस्टम मान लोगे ना, तो ये दोनों फोर्सेस जो है ना, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। अब अगर ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे तो इनके कारण कोई मोशन में प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब इनके कारण कोई मोशन नहीं होने वाला। हमने आपको बताया था कि सिस्टम में जो भी मोशन होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगा। तो ये एन न्यूटन और ये जो नॉर्मल फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स, जब आप इन दोनों को एज अ सिस्टम देख लोगे तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जितना नॉर्मल इधर होता है नॉर्मल इधर है। तो पूरे सिस्टम को ना अब ऐसा सोचा जा सकता है, हम क्या सोच सकते हैं कि पूरा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा अब कुछ ऐसा है। एक 15 केजी का ब्लॉक है हमारे पास, क्या है, एक 15 केजी का ब्लॉक है जिसपे हमने क्या किया है, 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ ऐसे अप्लाई किया है। तो हम पूरे क्वेश्चन को ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये नॉर्मल नॉर्मल तो कैंसिल आउट हो गए, वाई डायरेक्शन में कोई इक्वेशन कोई मोशन आएगा नहीं। तो सीधा सीधा यहाँ पर एफ नेट का वैल्यू जो है, एफ नेट का वैल्यू 50 दिख रहा है क्या? अब एफ नेट को क्या लिखते हैं, मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। इस बार सिस्टम का मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, 15 केजी हो गया, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, सिंस दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा था, इक्वल्स टू 50। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आ जाएगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 15। सॉल्व करने पे 10/3 ऐसा ही कुछ आया था क्या? बिल्कुल सर, 10/3 आ गया। तो मेरे पास 10/3, आप बोलोगे सर आपने 10/3 तो एक्सेलरेशन निकाला, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना ही नहीं है, हमें तो नॉर्मल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया तो नॉर्मल का वैल्यू भी आ जाएगा। कैसे आएगा सर? तो देखो, मान लो अगर मैं अब सिर्फ 5 केजी वाले ब्लॉक को ड्रॉ करूं, अब मैं क्या करूं, सिर्फ 5 केजी वाले ब्लॉक को देखूं, तो ये मेरे पास 5 केजी वाला ब्लॉक था ऐसा, ये मेरे पास क्या है ऐसा
5 kg वाला ब्लॉक है इस तरह से। अब इस 5 kg वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो ये 5 kg वाले ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो 5 kg वाले ब्लॉक पर फोर्स कितना लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। 5 के सिर्फ 5 kg वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसमें एक फोर्स इधर आना है नॉर्मल, और सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वही 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। तो ये क्या कर रहा है, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे मूव कर रहा है क्या। अब अगर 5 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखा जाए तो नेट फोर्स कितना है, इसमें जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स नॉर्मल के बराबर है। नेट फोर्स नॉर्मल है तो नॉर्मल को क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यही सिस्टम है, यही इसका मास, यही इसका एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50/3 का आ जाएगा क्या, 50/3 न्यूटन। इतना ही आया था ना पहले वाले केस में भी। तो ये सेकंड तरीका है। पहला तरीका है जितने भी ऑब्जेक्ट थे सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस बनाया, सॉल्व किया। सेकंड तरीका थोड़ा आसान है। सेकंड तरीका सॉल्व करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ये सेकंड तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड तरीके में क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास सिस्टम में ब्लॉक्स होंगे सबको क्या कर लेंगे, सिस्टम मान लेंगे जो एक जैसे एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। फिर नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिख देंगे। एक बार सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया तो नॉर्मल फोर्स भी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने 2 ब्लॉक्स के लिए किया था, आपको क्वेश्चन 3 ब्लॉक के लिए भी मिल सकता है। मान लो यहाँ पे 3 kg का एक और ब्लॉक लगा हुआ है, फिर से आपसे पूछेंगे। अब इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल हो सकता है। तो आपसे अगर एग्जाम में कुछ भी पूछे, मान लो इन दोनों के बीच में नॉर्मल पूछते, इसी केस में 50 न्यूटन का फोर्स है, 10, 5 और ये 3, तो 18 न्यूटन का मेरे पास नेट फोर्स हो गया ना। मैं सेकंड तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्योंकि सेकंड तरीका ज्यादा आसान है, तो मैं बोलूंगा कि सेकंड तरीका यूज करना सीखे। तो एफ नेट यहाँ पर 50 है, सिस्टम का मास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, 5 और 3, 18 हो गया। तो 18 इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना सिस्टम का। तो एक्सेलरेशन का जो सिस्टम है वो 50 डिवाइडेड बाई 18, 50 डिवाइडेड बाई 18 या 25 डिवाइडेड बाई 9। सिस्टम का एक्सेलरेशन 25 डिवाइडेड बाई 9 का मिल गया ना। अब अगर कोई पूछे यहाँ पे नॉर्मल कितना है वो बताओ, मान लो ये नॉर्मल है n1, n1 का वैल्यू पूछे अगर, तो n1 क्या लिखेंगे, ये 3 kg वाले ब्लॉक को आगे कौन लेके जा रहा है, यहाँ से जो नॉर्मल आ रहा है वही तो लेके जा रहा है ना। अच्छा एक चीज और, ये 50 न्यूटन का फोर्स इस 3 kg वाले ब्लॉक पर नहीं लग रहा। 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो सिर्फ 10 kg वाले ब्लॉक पर लग रहा है। ये 3 kg वाला ब्लॉक जो आगे मूव किया है वो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल जो यहाँ से आ रहा है। 5 kg का जो ब्लॉक है वो जो नॉर्मल अप्लाई कर रहा है 3 kg वाले ब्लॉक पर, उसके कारण ये 3 kg वाला ब्लॉक मूव कर रहा है। तो n1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 25/9। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 25 डिवाइडेड बाई 3 का हमारे पास n1 का वैल्यू हो गया क्या। मान लो उसी तरह से किसी ने आपसे पूछा कि होता कि इनके बीच में कितना नॉर्मल है वो बताओ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो n2 जो नॉर्मल है, n2 जो नॉर्मल है यहाँ पर वो 5 kg और 3 kg को मिला के आगे लेके जा रहा है क्या। ये n2 फोर्स जो है वही तो 5 kg और 3 kg वाला ब्लॉक को एज अ सिस्टम आगे लेके जा रहा है। तो n2 को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अब n2 का वैल्यू, सिस्टम का मास अब क्या है, 5 और 3 दोनों मिलके कितने हो गए, 8 kg का हो गया। और एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन मेरे पास 25/9 का है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200/9 न्यूटन का आ जाएगा क्या। तो इस तरह से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, अब आप इसमें जितना मर्जी चाहो उतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, और क्वेश्चन को अगर वो टफ बनाना होता, क्वेश्चन को अगर वो टफ बनाना, जैसे यहाँ पर कोई रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं आई थी, क्वेश्चन को टफ बनाना होता ना तो फोर्सेस को क्या करते, वो इंक्लाइन करके दे देते, ऐसा बोलते। जैसे देखो, मान लेते हैं कि एक ऐसा इंक्लाइन सरफेस है, फेवरेट एंगल मेरा 37 डिग्री। एक ब्लॉक यहां पे रख दिया 10 kg का, एक ब्लॉक यहां पे रख दिया 5 kg का, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ पर 10 kg का, एक ब्लॉक यहाँ पर 5 kg का। और क्या करते हैं, इधर एक फोर्स लगा देते हैं 10 न्यूटन का, ठीक है। 10 kg वाले ब्लॉक पर क्या करते हैं, एक फोर्स लगा देते हैं 10 न्यूटन का। फिर से क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बिल्कुल। अब फिर से पुराना तरीका ही देखेंगे,
तो एक बात की तो गारंटी है कि ये 10 kg वाला ब्लॉक जितने अगर ये मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स नहीं होता, मान लेते हैं अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स नहीं होता तो जितने एक्सेलरेशन से ये गिरता उतनी एक्सेलरेशन से भी गिरता ना। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स नहीं है तो जितने एक्सेलरेशन से ये गिरेगा उतनी एक्सेलरेशन से ये गिरेगा। बोले सर हमें कैसे पता? तो देख लो, अगर सिर्फ 10 kg वाला ब्लॉक होता तो सिर्फ 10 kg वाले ब्लॉक पर देखो क्या क्या फोर्सेस है। 100 न्यूटन का वेट हुआ ना, 100 न्यूटन का वेट हुआ। वेट को जब आप रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 100 कॉस 37। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां पर आ जाएगा 100 साइन 37। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। एक और फोर्स क्या आ जाएगा? एक और फोर्स आ जाएगा नॉर्मल, जो ऐसे ऊपर में आ जाएगा। मान लो इसको N1 मान लेते हैं। फिर ये जो 5 kg का ब्लॉक है उसको देखो। 5 kg का ब्लॉक अगर देखोगे तो इस पे एक फोर्स आएगा इधर 50 cos 37, और इधर आ जाएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आएगा ये मैं इधर लिख दे रहा हूं 50 sin 37, और ऊपर में आ जाएगा नॉर्मल। अब ध्यान से देखो, मैं अभी मान रहा हूं कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ना, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये अगर मैंने नहीं दिया होता, अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स नहीं है, सिर्फ अगर आप 10 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो नेट फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? अब ये इंक्लाइन के लॉन्ग ही मूव करता ना। फॉर 10 kg ब्लॉक अगर देखते 10 kg ब्लॉक, तो एफ नेट जो लगता है उसमें वो 100 साइन 37 है। यही तो नेट फोर्स है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है। डिवाइडेड बाई इसका मास, इसका मास कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल कर दो तो 10 साइन 37। 10 साइन 37 मेरे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया ना, सॉरी ये नेट फोर्स था, नेट फोर्स था। एक्सेलरेशन नेट कितना आ जाएगा? नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ नेट डिवाइडेड बाई सिस्टम का मास। तो सिस्टम का मास कितना है? सिस्टम का मास था 10 kg का, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10 साइन 37 आ गया क्या? उसी तरह अगर फॉर 5 kg ब्लॉक देखोगे, फॉर 5 kg ब्लॉक, अगर 5 kg ब्लॉक के लिए देखोगे तो उसमें भी नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 5 kg ब्लॉक पर कितना आ रहा है? 50 साइन 37 का आ रहा है क्या? अब अगर आप यहां पर भी एक्सेलरेशन फाइंड करोगे ना, नेट एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, तो 50 साइन 37 डिवाइडेड बाई 5, सिस्टम का मास 10 है, अभी भी 10 साइन 37 आया क्या? इसका मतलब जितने एक्सेलरेशन से 5 kg वाला ब्लॉक नीचे गिर रहा है, उतनी एक्सेलरेशन से 10 kg वाला ब्लॉक भी नीचे गिर रहा है। तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है तो दोनों के बीच में नॉर्मल आने को इस चांस ही नहीं है। तो इस केस में दोनों के बीच में कोई नॉर्मल नहीं, इस केस में दोनों के बीच में कोई नॉर्मल नहीं। अब मैंने क्वेश्चन को टफ कैसे बनाने की कोशिश की है? मैंने बस बोल दिया कि इसमें एक और भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है भाई, अब अगर इसमें एक और फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है तब क्या होगा? एक बात की तो गारंटी है कि जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा उतनी एक्सेलरेशन से ये भी नीचे गिरेगा। तो अब क्या करेंगे? इनको एक सिस्टम मान ले सकते हैं क्या? क्वेश्चन को अगर आसानी से तुम चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सारे फोर्सेस दिखाओ, नेट एक्सेलरेशन को आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना चाहता हूँ। अब मेरे को ये पता चल गया कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, अब देखो जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, आपको पता ना चले कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन एक जैसा है, तब तक आप क्या करना, उनको सिस्टम नहीं मानना। इसलिए स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया? 50 साइन 37 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और 100 साइन 37 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो 50 साइन 37 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 100 साइन 37 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रोक कौन रहा था? 10 रोक रहा था क्या? तो नेट फोर्स अगर मैं लिखूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 150 साइन 37 माइनस 10, ये नेट फोर्स है सिस्टम का। तो एक्सेलरेशन नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा 150 साइन 37 माइनस 10 डिवाइडेड बाई सिस्टम का टोटल मास। तो सिस्टम का टोटल मास कितना है? 15 kg का। सॉल्व करोगे तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन में ना तुम लॉजिकली सोचना कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल है या नहीं। 10 न्यूटन वाला फोर्स अगर है तो, या तुम कैलकुलेट करके देखना, ये तो होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क है, कैलकुलेट करके देखना कि दोनों के बीच में नॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और नॉर्मल नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये लॉजिकली सोचने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए आप डाउट के फॉर्म पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए
आज इतना ही रहने देते हैं। ये पहला अभी देखो, अभी कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का बताऊंगा कि कब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप अभी टेंशन मत ले, अभी आप जो पीछे वाले चैप्टर्स उनके क्वेश्चंस निपटा ले, इनके क्वेश्चंस में आपको पैकेट से ही मार्क करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए